हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम आज की वीडियो को। और ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि इसको मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा। एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे डेड वेट लॉस को, दूसरे में बात करेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन के बारे में, जिसकी थोड़ी सी बात मैंने करी थी प्रीवियस वीडियो के आखिरी में। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमेशा किसी भी सीरीज की वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज कंप्लीट होते चले जाएं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इसमें बजाय 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो क्या है? एक तो डेड वेट लॉस। अब हम शुरुआत इसी से करेंगे। तो पहले समझते हैं डेड वेट लॉस का मतलब क्या होता है। इसको मैंने प्रीवियस सीरीज में भी कंप्लीट करवाया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया हुआ है, पर कई बच्चों को फिर भी डाउट रहता है कि डेड वेट लॉस होता क्या है। अगर मैं इसको सिर्फ एक वर्ड में बताऊं तो ये होता है इनएफिशिएंसी। अब बात है इनएफिशिएंसी किस चीज में? इनएफिशिएंसी की यहाँ पे किस में होगी, मार्केट में या फिर इकोनॉमी में। अब वो कैसे होती है वो हम सब डिस्कस करेंगे कि आज हम डेड वेट लॉस को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। एक तो समझेंगे डेड वेट लॉस होता क्या है, दूसरा ये होता कैसे है, तीसरा हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। इन तीनों चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो डेड वेट लॉस का मतलब क्या है। इट इज अ लॉस ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये किस चीज का लॉस है? इकोनॉमिक एफिशिएंसी का इन सोसाइटी ड्यू टू मार्केट इनएफिशिएंसी। मतलब ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन एफिशिएंसी को दिखाता है क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉस किस चीज का हो रहा है? इकोनॉमिक एफिशिएंसी का। वो भी किसकी वजह से? मार्केट इनएफिशिएंसी की वजह से। अब बात है मार्केट में इनएफिशिएंसी आती क्यों है? ये होता है एक तरह से डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस की वजह से। अब हम सब जानते हैं, हमने डिस्कस किया भी हुआ है इक्विलिब्रियम के टॉपिक को। मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होता है? जब डिमांड सप्लाई के बराबर हो। सब जानते हैं बात को। लेकिन अगर मान लो डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, ठीक है, या फिर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। और इसी की वजह से मार्केट में क्या आती है? एक तरह से इनएफिशिएंसी। देखो जब डिमांड सप्लाई से फालतू होगी तो क्या क्रिएट होगी? इन्फ्लेशन, यानी कि प्राइस जो है वो राइज होंगे। लेकिन अगर डिमांड कम है सप्लाई से तो ये भी सिचुएशन जो है वो डिसइक्विलिब्रियम की होती है, यहाँ पे प्राइस घटते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन कहीं ना कहीं मार्केट में इनएफिशिएंसी क्रिएट करते हैं। वही बात यहां पे लिखी है, इट कैन अकर व्हेन सप्लाई एंड डिमांड आर आउट ऑफ बैलेंस। जब डिमांड और सप्लाई क्या हो? आउट ऑफ बैलेंस हो। और व्हेन द मार्जिनल बेनिफिट टू सोसाइटी डज नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और जो मार्जिनल बेनिफिट है, यानी कि जो एडिशनल बेनिफिट होना चाहिए एक कंज्यूमर को, वो नहीं हो रहा उसके कॉस्ट के हिसाब से। मतलब वो पैसा फालतू खर्च कर रहा है लेकिन उसे उतना वर्थ उस चीज की नहीं मिल रही है। अब एक सपोज करो, हम क्या बोलते हैं कि कंज्यूमर जो है किसी भी चीज को कब तक कंज्यूम करता है? जब तक वो पैसा पे कर पा रहा है, मतलब पैसा कम पे कर रहा है, लेकिन उसे जो चीजें हैं, सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या मिल रही है? उसे ज्यादा मिल रही है। लेकिन सपोज करो अगर पैसा वो फालतू खर्च कर रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन उसे मिल नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? एक तरह से मैं कह सकता हूं यहाँ पे इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रही है इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डेड वेट लॉस बोलते हैं। अब उम्मीद है आपको डेड वेट लॉस में डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि बच्चों ने मैंने कमेंट भी देखे थे कि बच्चे बोल रहे थे कि भाई ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो मैं सोचता कि इसके ऊपर एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा। तो एक तो ये डिस्कस करेंगे, फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे। अब देखो अब यहाँ पे कॉजेज ऑफ डेड वेट लॉस, यानी कि डेड वेट लॉस के कॉजेज कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं। यानी कि डेड वेट लॉस जो है वो क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। तो इसको भी फिलहाल के लिए स्किप कर दो, ये हम बिल्कुल आखिरी में करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो अब समझते हैं कॉजेज क्या है डेड वेट लॉस के। तो एक तो हमारे पास टैक्सेस भी कई बार डेड वेट लॉस क्रिएट करते हैं। अब जो टैक्सेस हैं वो हम सब जानते हैं किसमें लगाया जाता है? गुड्स और सर्विसेज पे। आज ही आप देख लो ना, हर चीज में महंगाई इतनी बढ़ रही है, उसका मेन लॉजिक क्या है? क्योंकि अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में जीएसटी है। अब जीएसटी के जरिए जो है वो काफी हाई रेट पे टैक्स चार्ज किया जाता है कंज्यूमर्स पे, अलग अलग गुड्स और अलग अलग सर्विसेज को यूज करने के लिए। मेरे हिसाब से ऐसी बहुत ही रेयर कुछ चीजें बची होंगी जहां पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं वसूल रही है, वरना हर चीज पे इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे जीएसटी लगाया जा रहा है। वही चीज यहां पे देखो, तो टैक्सेस जो है, when taxes are imposed on goods and services the cost of production increases, जिसकी वजह से क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। तो ये गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस लगाती है किन पे? प्रोड्यूसर्स पे। लेकिन दिक्कत क्या है भाई? प्रोड्यूसर अपनी जेब से ना पैसा भरेंगे, वो किस पे डाल देते हैं? कंज्यूमर्स पे। इसी को तुम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब, क्योंकि पहले दो तरह के टैक्स होते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जब टैक्स लगाया किसी और पे जाए और उसे भरे कोई और डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? जिस पे लगाया जाए वही भरेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जैसे कि इनकम टैक्स है, अब भाई जिसकी इनकम है वही तो इनकम टैक्स भरेगा। अब जिसकी इनकम ही नहीं है इनकम टैक्स क्यों भरेगा? कि किसी बच्चे को बोलते हैं हम लोग कि भाई आपको इनकम टैक्स भरना होगा, नहीं बोलते। क्यों? जिसका इनकम ही नहीं है। और इनकम टैक्स भी उनको भरना पड़ता है जिनका इनकम स्लैब जो है वो काफी, मतलब वो उस इनकम टैक्स के स्लैब के अंदर आता है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है?
जो सब भरते हैं, बच्चे हो चाहे बूढ़े सब भरते हैं। क्यों सब भरते हैं? क्योंकि वो लगाया जाता है गुड्स और सर्विसेज पे, और हम चाहे, अब चाहे बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई जवान व्यक्ति हो, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर जरूर होता है। और जब कंज्यूमर होगा तो सिंपल सी बात है, कंजप्शन पे क्या देना पड़ेगा? उसे इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? जीएसटी। यानी कि सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके एक ही नाम देते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखो यहाँ पे, तो व्हेन टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगाते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, तो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, व्हिच कैन लीड टू हायर प्राइस फॉर कंज्यूमर्स, जिसकी वजह से कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस पे करने पड़ते हैं सेम गुड्स और सेम सर्विस को कंज्यूम करने के लिए। दिस कैन कॉज अ ड्रॉप इन डिमांड, जिसकी वजह से डिमांड कम होती है, क्योंकि देखो प्राइस बढ़ चुका है टैक्सेस की वजह से, तो लोग डिमांड कम कर देते हैं, एंड प्रोडक्शन भी, डिमांड भी कम होती है, प्रोडक्शन भी कम होती है, विच क्रिएट्स अ गैप बिटवीन टैक्स्ड एंड टैक्स फ्री प्रोडक्शन वॉल्यूम, जिसकी वजह से यहाँ पे एक गैप आता है। अगर टैक्स लगाया जाए तो लोग कंजप्शन कम करेंगे, तो प्रोडक्शन भी कम होगी, और टैक्स फ्री प्रोडक्शन वॉल्यूम्स के बीच में, यानी कि टैक्स फ्री प्रोडक्शन होगा तो लोग प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे और कंजप्शन ज्यादा करेंगे, और अगर टैक्स लगाया जाएगा तो कंजप्शन भी कम होगी, प्रोडक्शन भी कम होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी क्रिएट करता है। देखो टैक्सेस जो है ना, आजकल मैं इसमें क्या बताऊं कि हर एक चीज, चाहे आप कुछ भी बेसिक से बेसिक नीड्स, जो कि मेरा मानना है कि जिस चीज में इंडिया में, खासकर जो इंडिया उन चीजों को खुद प्रोड्यूस कर पा रहा है और प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, यानी कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है, तो उन पे टैक्स लगाने की क्या जरूरत है? वहां तो भाई मतलब जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं चलो मकान तो चलो फिर भी एक वो हो गया, लग्जरी गुड्स हो गए, मतलब आपने कोई एसेट बिल्ड किया है तो चलो वहां पे टैक्स लेना बनता है। लेकिन जो अब खाने पीने वाली चीजें हैं, वहां पे भी गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से टैक्स ले रही है जीएसटी के नाम पे, ठीक है, तो जो काफी एक गलत चीज है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि टैक्स का यूज होता नहीं दिख रहा हमारे एनवायरमेंट में, वो भी एक ठीक है, अब क्या कह सकते हैं इस चीज के बारे में, और वो देखते हैं गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है इन चीजों की तरफ, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन लगातार राइज कर रहा है। तो इतनी टैक्स की बात कि भाई डेड वेट लॉस जो है उसका एक इंपैक्ट टैक्स की वजह से भी होता है। दूसरा क्या है? प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। अबे प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर क्या होता है? दो अलग चीजें हैं। प्राइस सीलिंग में हम क्या बात करते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे मिनिमम रेट डिसाइड कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी चीज को सेल कर रहे हो तो उसका मिनिमम रेट जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि भाई आप इससे कम में उसे नहीं बेचोगे या फिर उससे कम में उसे नहीं खरीदोगे। इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्राइस सीलिंग। ऐसे हमारा प्राइस फ्लोर होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो वेज रेट डिटरमाइन वगैरह कर देती है कि भाई लोअर वेज रेट भी क्या होगा, पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यहाँ पे देखो एग्जांपल में लिखा हुआ है मैंने मिनिमम वेज रेट, कि वेज रेट क्या होना चाहिए, और वैसे ही मैंने प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर दोनों को समझाया हुआ है अपने और भी सीरीज के अंदर। अब आगे समझते हैं यहाँ पे मोनोपोली। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि तीन फैक्टर है हमारे पास जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि एक इकोनॉमी के अंदर डेड वेट लॉस क्रिएट होता हुआ हमें नजर आता है। अब बात करें मोनोपोली क्यों? जैसे मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट है, क्रिएट इनएफिशिएंसी इन द मार्केट। ये भी मार्केट में इनएफिशिएंसी क्रिएट करते हैं, क्योंकि देखो मोनोपोली का मतलब क्या है कि उस फील्ड में जीरो कंपटीशन है, एक अकेली फॉर्म है जो कहीं ना कहीं पूरे इंडस्ट्री को संभाल के बैठी है, तो वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश करती है। और ऐसा क्यों करती है? ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर सके। वो करती भी है ऐसा, इसके लिए वो क्या करते हैं? प्राइस को हाई रखते हैं, क्योंकि पता होता है मार्केट में कोई भी कंपटीशन नहीं है। अगर किसी को भी इस तरह के गुड्स खरीदने हैं फिर सर्विसेज बाय करनी है तो उसे हमारे पास ही आना पड़ेगा, तो हम जो मर्जी प्राइस चार्ज करेंगे लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। वही सेम चीज यहाँ पे है मोनोपोलीज में। तो मोनोपोली जो है ना मार्केट में इनएफिशिएंसी क्रिएट करते हैं, यानी कि वो कम से कम प्रोडक्शन करके हाई प्राइस चार्ज करते हैं और हाई प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के लिए उस टाइप के गुड्स और उस टाइप की सर्विसेज जो हैं वो क्या हो जाती हैं? अनअफोर्डेबल हो जाती हैं। तो ये तीन चीज थी। तो टैक्सेस समझा चुका हूं, जैसे प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, जहां पे मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस पहले ही डिटरमाइन कर दिए जाते हैं। और मोनोपोली वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इसकी वजह से कैसे इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है। और आप सब जानते हो मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट कैसे रन करती है। यही नहीं, हमने इस सीरीज की स्टार्टिंग में इसको अच्छे से डिस्कस भी किया है, इस चैप्टर, इस फॉर्म ऑफ मार्केट को। अब क्या आता है? टू मिनिमाइज डेड वेट लॉस गवर्नमेंट एंड बिजनेस कैन। अब अगर डेड वेट लॉस को मिनिमाइज करना है तो गवर्नमेंट और बिजनेस क्या करते हैं वो देखते हैं। पहला क्या समझते हैं? एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज। हमें समझना होगा कि टैक्सेस के इंपैक्ट क्या पड़ते हैं और सब्सिडीज के इंपैक्ट क्या पड़ते हैं। हम सब जानते हैं गवर्नमेंट दोनों चीज परफॉर्म करती है। गवर्नमेंट बहुत से बिजनेस पे टैक्स भी लगाती है और बहुत से बिजनेस पे सब्सिडीज भी लगाती है। टैक्स लगाने का मेन मोटिव क्या होता है कि एक तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है ताकि गवर्नमेंट जो है उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। ठीक है, चलो पहला मोटिव समझ में आया। सब्सिडी देने का बेनिफिट क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, या फिर वो कुछ ऐसे गुड्स बना रहा है जिसकी इन्वायरमेंट में काफी डिमांड है और वो इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छा है, तो गवर्नमेंट वहां पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जैसे कि
फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है, वो काम कर रही है यहाँ पे ग्रीन एनर्जी पे या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे, तो वहां पे बनता है भाई सब्सिडी देना, क्योंकि वहां पे सब्सिडी देगी तभी तो वो जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसके यूजेस बढ़ेंगे। टैक्स किन पर लगाया जाता है? टैक्स जनरली लगाया ही उन पर जाना चाहिए जो बिजनेस कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को हार्म करते हैं, और उन पर तो और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए ताकि उस चीज के प्राइस राइज करे और लोग उसे कम से कम कंज्यूम करें। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, टबैको प्रोडक्ट्स, आप देखो कितने कितने महंगे आते हैं। क्यों आते हैं महंगे? क्योंकि गवर्नमेंट को हाई रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं ये प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट पे हाई रेवेन्यू चार्ज, हाई टैक्स लगाती है ताकि इनका प्राइस बढ़े तो कंजप्शन कम से कम हो, क्योंकि वो सोशली अनएक्सेप्टेबल होते हैं। अब आगे समझते हैं इसे हम। गवर्नमेंट कैन एनालाइज पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्सेस के इंपैक्ट को समझने की कोशिश करती है एंड सब्सिडीज ऑन मार्केट बिफोर इंपोजिंग देम, और सब्सिडी का भी बेनिफिट समझती है उसे इंपोज करने से पहले। तो वो चीज हो गई। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है? प्रमोट कंपटीशन। प्रमोट कंपटीशन मतलब क्या है कि देखो, पहला पॉइंट क्या था? टैक्सेस, उसका सॉल्यूशन ढूंढ दिया। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई हमारे पास यहाँ पे मोनोपोली बन जाती है इकोनॉमी के अंदर, वो नहीं बनने देनी है। प्रमोट कंपटीशन, गवर्नमेंट को इकोनॉमी में कंपटीशन बढ़ा के रखना चाहिए। जब कंपटीशन बढ़ेगा फर्म्स के बीच में तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? कंज्यूमर्स को। यानी कि कंज्यूमर को सस्ते से सस्ते और बढ़िया फीचर की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कम से कम प्राइस में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे कंपटीशन की वजह से। ठीक है, यानी कि एक सिंपल सी बात कह सकता हूं कि मोनोपोली क्रिएट गवर्नमेंट को नहीं होने देनी चाहिए। वही बात यहां पे लिखी है, गवर्नमेंट्स कैन ब्रेक मोनोपोलीज और रिड्यूस एंट्री बैरियर्स टू एंश्योर दैट मार्केट रिमेन्स कॉम्पिटिटिव, ताकि मार्केट कॉम्पिटिटिव रहे और फर्म्स में कंपटीशन रहे ताकि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइटेशन ना झेलना पड़े। और अगर मोनोपोली है भी तो गवर्नमेंट की खुद की होनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, मोनोपोली में इंडियन रेलवेज, लेकिन वो कभी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करती क्योंकि खुद घाटे में चलती है, क्योंकि उसे कौन चला रही है? गवर्नमेंट चला रही है, वो भी सोशल वेलफेयर के लिए। अब आता है हमारे पास तीसरा और आखिरी पॉइंट, यूज डायनामिक प्राइसिंग। बिजनेस यूज प्राइसिंग मॉडल्स दैट अलाइन विद रियल टाइम मार्केट डिमांड। तो यहाँ पे डायनामिक प्राइसिंग में क्या है कि बिजनेस को जो है ना वो प्राइस मॉडल्स वो ध्यान से रखने चाहिए, यानी कि मार्केट में डिमांड के हिसाब से प्राइस को डिटरमाइन किया जाना चाहिए। अगर डिमांड ज्यादा है तब प्राइस इंक्रीज करे, डिमांड कम है तो प्राइस डिक्रीज हो। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि प्राइस जो है वो डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से कि अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो प्राइस को हाई कर दूंगा, मुझे अगर प्रॉफिट कम जनरेट करना है तो प्राइस को लो कर दूंगा। इस तरीके से नहीं, प्राइस जो है वो डिमांड के अकॉर्डिंग राइज या फिर फॉल करने चाहिए। तो ये तो था हमारा टॉपिक कंप्लीट डेड वेट लॉस का, और उम्मीद है आपको यहां तक डेड वेट लॉस पूरा समझ में आ गया होगा। हमने ये भी समझा डेड वेट लॉस होता क्या है, ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भैया डेड वेट लॉस आपने सिर्फ यूं ही बता दिया। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो पोर्शन है डेड वेट लॉस का है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डेड वेट लॉस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आप यहां तक का सब उतार लो, मैं इसको मिटा देता हूं। उसके बाद से कुछ पॉइंट्स में और भी समझाऊंगा जिसमें हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को इन प्रोडक्शन में पूरी तरीके से खत्म कर देंगे आज की वीडियो में ही। तो जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बाकी पॉइंट्स भी और ये वाला टॉपिक में। चलो फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो उम्मीद है आपको डेड वेट लॉस तो अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब हम समझते हैं अपना एक और नया टॉपिक जो हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन। तो समझते हैं प्रोडक्शन में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हम कैसे गेन कर सकते हैं और उससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे अब इस टॉपिक के अंदर। और यहां से क्वेश्चन काफी अच्छा आएगा कि भाई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन होता क्या है, दूसरा उसकी एक्सप्लेनेशन देनी, जो हमने उसका ग्राफ बना रखा है, जैसे ये किसका ग्राफ है, इसकी एक्सप्लेनेशन वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डेड वेट लॉस तो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, तो चलो अब इसे देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये टॉपिक तो मैं यहां तक तो डिस्कस कर चुका था प्रीवियस वीडियो में भी, फिर मैं थोड़ा डीप में समझते हैं इस चीज को। देखो दो कर्व है, एक तो हमारा क्या S बराबर है PMC, क्या होता है बताऊंगा, उस टाइम मैंने नहीं बताया था। SMC इक्वल्स टू PMC माइनस MB, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये तो हमारा कोस्ट था जो हमने डिस्कस किया था शायद सेकंड वीडियो में एक्सटर्नलिटी के। अब यहां पे समझते हैं इसे। तो देखो यहाँ पे दो कर्व है, दोनों हमारे क्या है? सप्लाई कर्व, और ये दो और क्या है? डिमांड कर्व। हम सब जानते हैं कि अगर सप्लाई और डिमांड कर्व मिलते हैं वहां पे हमारा क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। यानी कि जहां पे सप्लाई का कर्व डिमांड के कर्व को काटता है ना, वो पॉइंट हमारे क्या बन जाते हैं? इक्विलिब्रियम के पॉइंट बन जाते हैं। यानी कि ये भी हमारा एक पॉइंट इक्विलिब्रियम का, और ये भी हमारे पास पॉइंट एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यानी कि इसे मैं कह सकता हूं E1, इसे मैं कह सकता हूं E2। अब जो बीच में जो पोर्शन है ना ट्रायंगल का, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस जो मैं समझा दूं आप लोगों को होता क्या है। लेकिन हमें बात कहते हैं कि भाई डेड वेट लॉस होता क्यों है और कैसे जब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे हमारा डेड वेट लॉस खत्म हो जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे, तो व्हेन अ फर्म्स प्रोडक्शन इंक्रीजेस, वेलफेयर ऑफ अदर फर्म्स डज नॉट रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम दोस बेनिफिशियरीज। हम सब जानते हैं कि अगर एक फर्म ने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है तो उसका कंपनसेशन बाकी फर्म्स को नहीं मिलता है। एक सिंपल सी बात है भाई, जो मेहनत करेगा, जो प्रोडक्शन करेगा, उससे ही तो उसका बेनिफिट मिलेगा, सबको थोड़ा मिलेगा।
वो थोड़ी ना है कि भाई मैं मेहनत करूंगा और फल सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। आई कहता है फॉर एग्जांपल अपना टेक कंपनी, जैसे अगर मान लो कोई भी एक टेक कंपनी है, हम सब जानते हैं हर एक अच्छी कंपनीज के पास अपना जो है वो यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट का ग्रुप होता है, जिनका काम ही क्या होता है, नई नई चीजों को इन्वेंट करना, यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना। तो टेक कंपनी इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजी, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सके। द नॉलेज एंड इनोवेशंस बेनिफिट अदर कंपनीज, लेकिन इसका बेनिफिट जो है ना, एग्जांपल देखो, जनरेटेड स्पिल ओवर टू बेनिफिट अदर कंपनीज और इंडस्ट्रीज, इसका बेनिफिट पूरी अदर कंपनीज यानी कि इंडस्ट्रीज को भी देखने को मिलता है। मतलब प्रोडक्शन का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा कि सपोज करो अगर एक कंपनी ने प्रोडक्शन करी है तो सिर्फ वही प्रॉफिट जनरेट करेगी, जिसने प्रोडक्शन की ही नहीं वो प्रॉफिट कहां जनरेट करेगी। लेकिन अगर मान लो किसी ने टेक में इन्वेस्टमेंट करी है, रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करी है, तो जब कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा तो उससे दूसरी फर्म्स भी ग्रो करेंगी, अदर फर्म्स को बेनिफिट देखने को वहां पे मिलेगा उस टेक्नोलॉजी की वजह से। क्योंकि टेक्नोलॉजी के अपडेशन के साथ साथ क्या होता है, जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर जाती है, कॉस्ट डिक्रीज कर जाती है, और उसका बेनिफिट दूसरी फर्म्स को भी देखने को मिलता है। अब ये भी देखो, दिस एडवांसमेंट कैन एनहांस प्रोडक्टिविटी। तो अगर जो ये एडवांसमेंट जिसकी बात की जा रही है, जब हम टेक्नोलॉजी को अपडेट करेंगे उसका बेनिफिट जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है एंड क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज, और ये नई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है, सर्विंग एज अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, यानी कि उस टाइम पे काम किसकी तरह का होता है, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की तरह। For the broader economy beyond original firms immediate gains, यानी कि immediate gains तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो गेन मिलना शुरू होता है। सपोज करो जैसे कि बहुत सी फर्म्स जो हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे खासा पैसा खर्च करती है, तो क्या उसका बेनिफिट दूसरी फर्म को नहीं मिलता। कई बार दूसरी फर्म्स जो है डायरेक्टली उनके आइडियाज को कॉपी कर लेती हैं। वैसे मैं यहाँ पे मानता हूँ कि जनरली जो फर्म्स होती हैं वो समझदार होती हैं, वो अपने जो भी वो अपडेट करते चीजों को उसको पेटेंट करवा लेती है, ट्रेडमार्क करवा लेती है, उसका कॉपीराइट बनवा लेती है उसकी, तो उस तरीके से तो उसे चोरी करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उसका बेनिफिट दूसरी फर्म्स को मिलता है। अब यहां पे समझते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं इसका। तो अगर मैं इस ग्राफ को आपको समझाऊं तो यहां पे जो है ना, अगर मैं इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूं, फिर हम डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स को। अगर मैं इस इवन पॉइंट में डिस्कस करूं तो इवन पॉइंट पे इक्विलिब्रियम तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे सोशल वेलफेयर बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। ना के बराबर क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो फर्म है वो इनएफिशिएंट तरीके से काम कर रही है। अब बात है फर्म जो है वो इनएफिशिएंट से काम क्यों करेगी? क्योंकि उसको कम क्वांटिटी में ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो रिसोर्सेज है उसका फुल यूटिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा होता तो यहाँ पे डेट वेट लॉस बनता ही नहीं। क्योंकि डेट वेट लॉस बनने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट में या फिर इकोनॉमी में इनएफिशिएंसी बन चुकी है। फिर आता है हमारे पास ये अगला पॉइंट, यानी कि जब हम E1 से E2 पे शिफ्ट करते हैं, यानी कि प्राइस कम होता है क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये तो लॉ ऑफ डिमांड काम करता है यहाँ पे कि प्राइस कम होगा तो लोग जो है डिमांड इंक्रीज कर देंगे। और प्राइस कम क्यों होगा? जब टेक्नोलॉजी नहीं लेके आएंगे। अब टेक्नोलॉजी नहीं लेके आएंगे तो कॉस्ट कम आएगा, खर्चा कम आएगा बिजनेस में किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को बनाने का। और जब खर्चा कम आएगा तो भाई प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हमें प्राइस को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कम प्राइस में सेल करेंगे तब भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। तो प्राइस कम होगा तो लोग क्वांटिटी की डिमांड बढ़ा देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये देखो यहां पे हो रहा है वो, और इसी को हम यहां पे क्या बोलते हैं? देखो ये डेड वेट लॉस है, जहां पे हमारा D इक्वल्स टू होता है पीएमबी के और एसएमबी के। अब ये पीएमबी क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे हम बोलते हैं प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, एसएमबी सोशल मार्जिनल कॉस्ट। दोनों हमारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो फर्म्स हैं वो काम कर रही होती है इस पॉइंट पे। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन, तो जो हमारा एमपीबी है और एमएसबी है, ठीक है, वो देखते हैं। तो हमारा क्या है? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, दूसरा हमारे पास क्या है? मार्जिनल सोशल बेनिफिट। तो दोनों जो पॉइंट है हमारे, अब देखो एमपीबी और एमएसबी आर इक्वल। अगर वो इक्वल है व्हेन देयर इज नो कंजप्शन एक्सटर्नलिटी, इस टाइम पे किसी भी तरह की कंजप्शन एक्सटर्नलिटी नहीं हो रही है, मींस दैट इंडिविजुअल्स कंज्यूमिंग अ गुड टू रिसीव बेनिफिट इक्वल टू ओवरऑल बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी फ्रॉम कंजप्शन ऑफ दैट गुड। इसका मतलब जितना बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिल रहा है उतना ही बेनिफिट उसको भी मिल रहा है, किसी भी तरह का एडिशनल बेनिफिट वहां पे नहीं मिल रहा है। जितना पैसा खर्च किया जा रहा है सिर्फ उतना ही बेनिफिट मिल रहा है। तो ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट। इसके बाद क्या आता है? देखो एमपीसी एंड एमएसबी। अब ये बात भी है, एमपीसी और एमएसबी क्या है? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट हमारा एमपीसी, दूसरा हमारा क्या है? मार्जिनल सोशल बेनिफिट। अब ये देखते हैं यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे बेनिफिट नहीं आएगा, यहाँ पे कॉस्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि एमपीसी है तो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट आएगा। और दूसरा हमारे पास क्या है? मार्जिनल सोशल बेनिफिट। व्हेन एमपीसी इज ग्रेटर देन एमएससी, अगर मान लो कॉस्ट जो है वो क्या है? यहाँ पे बेनिफिट ज्यादा है, इट इंप्लाइज दैट कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एक्सीड द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी एज अ होल। तो यहाँ पे दोनों बराबर थे कि भाई वहां पे एक प्रोड्यूसर जो है, सॉरी एक कंज्यूमर जो है जितना खर्चा कर रहा है उसे उतने वर्थ की चीजें मिल रही हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि कंज्यूमर अभी भी इक्विलिब्रियम के अंदर है इस केस में। लेकिन इस केस में देखो यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है और जो बेनिफिट है वो कम मिल रहा है। और जो बेनिफिट कम मिलेगा, एक सिंपल सी बात है, इसका मतलब कि सोसाइटी को कहीं ना कहीं
लॉस हो रहा है, सोसाइटी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मतलब उनसे पैसा ज्यादा लिया जा रहा है और उसके हिसाब से उन्हें उतने वर्थ की ना तो सर्विस दी जा रही है, ना ही गुड्स दिए जा रहे हैं। तो ये चीज है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारा इक्विलिब्रियम। अब आते हैं भाई इक्विलिब्रियम, दो पॉइंट है, एक हमारे पास Q1 क्वांटिटी है, एक हमारे पास Q2 क्वांटिटी है, यानी कि एक मेरे पास E1 इक्विलिब्रियम है, एक मेरे पास E2 है। E1 को मैंने एक्सप्लेन किया, इक्विलिब्रियम में ये भी है, लेकिन ये इनएफिशिएंट इक्विलिब्रियम है, और ये हमारे पास क्या है, एफिशिएंट इक्विलिब्रियम है, यानी कि यहाँ पे सोसाइटी का वेलफेयर बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, और यही नहीं रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। वही बात मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वर्सेस सोशल ऑप्टिमल क्वांटिटी। एक तरफ हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो किसने डिटरमाइन करी है, फ्री मार्केट ने। दूसरा क्या है, सोशली ऑप्टिमल क्वांटिटी। अब देखो Q2 और Q1, क्वांटिटी वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। हम सब जानते हैं कि भाई जहां पे डिमांड बराबर हो किसके, सप्लाई के, वो हमारा पॉइंट उसका होता है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। ठीक है, पहले मैंने आता है, फिर हम डिस्कस करेंगे इस आगे का टॉपिक। चलो बात देखते हैं, सॉरी फॉर द नॉइस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे तो मैं क्या बात कर रहा था, क्वांटिटी वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, वो हमारा पॉइंट किसका होता है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है इन फ्री मार्केट। तो वो हमारा क्या है, Q1 में क्या होता है, मार्केट फोर्सेस जो डिमांड और सप्लाई है वो डिटरमाइन करते हैं कि इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे Q1 क्वांटिटी। अब Q2 क्या है, सोशली ऑप्टिमल क्वांटिटी एक्सीड Q1 ड्यू टू पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। अब जो Q2 है वो एक तरह से क्या हो गया है, वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की वजह से अब जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो E1 से E2 शिफ्ट हो चुका है और Q1 से Q2 शिफ्ट हो चुका है, और प्राइस डिक्रीज हो चुका है P1 से P2, क्योंकि यहाँ पे अपडेशन हुआ है किसी चीज का, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एक्सीड Q1 ड्यू टू पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड। और जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कम प्राइस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिससे कंज्यूमर को और सोसाइटी को अच्छे तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, फोर्थ में क्या है, अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंस समझाया कि अगर मैं इस Q1 क्वांटिटी की बात करूं और Q2 क्वांटिटी की बात करूं, तो यहाँ पे डिफरेंस क्यों है, और ये डिफरेंस है डेड वेट लॉस। और डिफरेंस है क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं E1 क्वांटिटी की, तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो अंडर एलोकेशन प्रोसेस के अंदर है, यानी कि रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूज नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से जो है कॉस्ट महंगी पड़ रही है, और कॉस्ट महंगी होने की वजह से प्राइस महंगा हो चुका है, यानी कि चीज जो है वो महंगी रेट पे बेची जा रही है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन Q2 एंड Q1 signifies that resources are not efficiently allocated। इसका मतलब रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरीके से एलोकेट नहीं किए गए हैं इन द फ्री मार्केट, इसलिए जो है वो यहाँ पे प्राइस काफी ज्यादा है। और प्राइस ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोड्यूसर को हाई कॉस्ट जो है वो आ रही है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की। हाँ, लेकिन अगर यहीं पे बात की जाए तो यहाँ पे प्राइस कम है और क्वांटिटी ज्यादा सेल हो रही है, और प्राइस कम होने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि अब जो है प्रोड्यूसर वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट कर रहा है और एफिशिएंट तरीके से यूज भी कर रहा है, और टेक्नोलॉजी उसने एडवांस कर ली है। अब आगे समझते हैं फिफ्थ पॉइंट। बस मात्र 2 पॉइंट और रह गए हैं, फिर हमारी वीडियो फिनिश हो जाएगी। मानता हूं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है आज की, ठीक है, वैसे क्या ही है 20-25 मिनट की वीडियो, तो कोई बड़ी बात नहीं है देखना आप लोगों के लिए। अब यहां समझते हैं पोटेंशियल वेलफेयर गेन। अब पोटेंशियल वेलफेयर गेन का मतलब यहां पे क्या है वो समझते हैं। तो अब यहां से मिलेगा अच्छा खासा वेलफेयर। अच्छा खासा वेलफेयर क्यों मिलेगा, क्योंकि यहां पे इनएफिशिएंसी थी, अब एफिशिएंट हो चुकी है मार्केट, यानी कि प्राइस कम पे करके कंज्यूमर जो है वो अच्छी क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज को एंजॉय कर पा रहे हैं, जिसी को क्या बोलते हैं, सोशल वेलफेयर। अगर वही चीज अगर उन्हें महंगे प्राइस में मिलती और भी इनएफिशिएंसी के साथ मिलती, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी खराब भी होती और उन्हें फालतू पैसा देना पड़ रहा था। लेकिन अब उन्हें कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज, अच्छे से गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है फॉर्म्स के जरिए, जो कि क्या है, एक अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए। वही सेम चीज यहाँ पे है। तो सोसाइटी कैन बेनिफिट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एट द सोशली ऑप्टिमल लेवल। तो सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से बेनिफिट में है जब हम सोशली ऑप्टिमल लेवल यानी Q2 पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस रिप्रेजेंट कैन इंक्रीज एन ओवरऑल वेलफेयर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल वेलफेयर राइज कर रहा है ड्यू टू पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है फ्रॉम प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ गुड विद पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, जहां पे ज्यादा गुड की प्रोडक्शन हो रही है विद पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के साथ। अब समझते हैं लास्ट पॉइंट, यानी कि सारा का सारा बेनिफिट किसका है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का। तो एक चीज ध्यान रखना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा, ये मैंने सिर्फ डिस्कस किया इसकी वीडियो में, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन। लेकिन अभी भी एक टॉपिक बाकी है जिसका नाम क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजप्शन, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल सिमिलर जैसा ही है, बट थोड़ा से ग्राफ में डिफरेंसेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अब यहाँ पे देखो 6th में क्या है हमारे पास, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब गवर्नमेंट भी इंटरवेंट करते हैं यहाँ पे, कि अगर सिंपल सी बात यहाँ पे है कि भाई कोई प्रोड्यूसर यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उन्हें बोला कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक तो सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड नहीं कर रहे,
ठीक है, चीजों को महंगे बेच रहे हो, इससे कंज्यूमर का जो है वेलफेयर नहीं हो रहा, उनको लॉस झेलना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवेंट करती है। गवर्नमेंट ने क्या बोलती है कि हम आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, आप लोग नई टेक्नोलॉजी की खोज करो, इन्वेंट करो, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्शन करो ताकि कॉस्ट कम से कम आए, रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज करो जिससे सोसाइटी का वेलफेयर इंक्रीज किया जाए। तो वही काम करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी इंटरवेंट करती है। सब्सिडीज और इंसेंटिव्स गिवन टू प्रोड्यूसर, यहाँ पे प्रोड्यूसर को सब्सिडी दी जाती है और इंसेंटिव देते हैं कि भाई कुछ नया प्रोड्यूस करो। Encourage them to increase their output, ताकि वो अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सके ऑफ गुड्स विद पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। साथ में क्या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, और इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब है यहाँ पे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट लेके आओ, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करो, एलोकेट करो अच्छे तरीके से ताकि कॉस्ट कम से कम आए, आपका प्रॉफिट भी बरकरार रहे और सोसाइटी को वेलफेयर भी मिले। ये सब काम के लिए गवर्नमेंट भी कई बार इंटरवेंट करती है अपने टैक्स पॉलिसीज में चेंज करके, सब्सिडी पॉलिसीज लॉन्च करके। तो ये सब देखने को मिलता है। जी ये क्या है हमारा इस ग्राफ का फुल्ली एक्सप्लेनेशन। तो इसको हमने डिस्कस तो प्रीवियस वीडियो में भी किया था, ठीक है। अब तो मैंने वो डीप में कर दिया है और आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दी है। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।